ओके, पढ़ लिया आपने? जी। अच्छा, इसमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, मैं आपको वो फॉर्मूला बनाया था, पहले एक सेकंड होल्ड करें। ओके, पहले ये फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम लिखते हैं सी। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं सेल, ठीक है। यहाँ पे आपने सेल लिखा, फिर आपने इसमें से लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। जी। ये आपने माइनस किया, तो यहाँ पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? नमस्ते। अब इसमें से आपने लेस करना है, क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो आपने माइनस कर। अब जो आएगा प्रॉफिट वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको हम दूसरा नाम भी याद रखें, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट होता है, NPBIT, ठीक है, ये दोनों। अब इसमें से आपने लेस करना है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फिक्स इंटरेस्ट लोन, काइंड ऑफ लोन होता है विथ फिक्स इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको आपने माइनस कर दिया। इसको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें से लेस करना है, क्या कहते हैं, टैक्सेशन, कारपोरेशन टैक्स या टैक्सेशन। ये अमाउंट पहले इधर लिखेंगे, ठीक है। इसमें से आपने ये लेस करना है। अब जो अमाउंट आएगा ना वो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, ठीक है। और ये अमाउंट चला जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। वो हमने लास्ट टाइम किया था ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जी। उस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू कीजिएगा, ट्रांजेक्शन्स को भी और क्या नाम है, स्टेटमेंट इन इक्विटी को भी, सही। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी। अच्छा, फिर रिटेन अर्निंग अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। रिटेन अर्निंग, ये टी अकाउंट जो होता है, या वैसे स्टेटमेंट फॉर्म में बना सकते हैं। सबसे पहला अमाउंट होता है इसका ओपनिंग अमाउंट, जो लास्ट ईयर का। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर, अभी जो पीछे कैलकुलेट किया था ना, यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है। इसमें से लेस करते हैं डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करंट ईयर में। यहाँ पे टोटल आएगा और यहाँ पे कैरेड यानी क्लोजिंग रिटेन नहीं, ये आपने याद रखना, ठीक है। ठीक है। जी।
अच्छा, अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब ये रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2012। तो इसको देख ले, यहाँ से समझ लेते हैं। ये अब सबसे पहले अमाउंट दिया हुआ है 99। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि हमें बैकवर्ड जाना होगा। आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 99,400। अब ये 99,400 कहाँ पे, ये आपको देखना होगा। कहीं पे नजर आ रहा है, हाँ ये रहा। ये लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये देख, जी ये वो प्रॉफिट है जो हमने आफ्टर इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स निकाला है। ठीक है, जी तो इसीलिए फिर आप देखें कि ये 99,400, इसमें ऐड बैक जी कराएंगे इंटरेस्ट। ये 120,000 का 8%। 120,000 ये है, देखिए ये लिखा हुआ है, जी। ये डिवेंचर है, इसका 8% कैलकुलेट करके इसमें ऐड बैक हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 99,400 प्लस 9600 हो रहा है। जो नॉर्मली लेस हो रहे हैं वो ऐड होंगे। हाँ, अब वापस जा रहे हैं ना हम लोग। जी हम सही है। ऐड बैक करेंगे, जो माइनस किए थे ना वो ऐड बैक करेंगे। ठीक है। अच्छा, वो कहाँ है 9400? 9400 का है। अच्छा, हाँ तो फिर यही होगा, इसके अलावा क्यों हो रहा है। अच्छा ठीक है, 9600 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, टैक्सेशन नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये ठीक। उन्होंने दोबारा लिख दिया, हालांकि यहाँ पे ये 120 का 8% 96 है, तो ये 109 आ गया। अगर टैक्सेशन दिया तो वो भी आप ऐड बैक कर लें, ठीक। सही है। हाँ, पहले टैक्सेशन ऐड होता है, फिर इंटरेस्ट ऐड होता है, क्योंकि जो आखिर में माइनस होता है वही ऐड होता है। ठीक है। समझ आ गई, हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर है। जी ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड कीजिए। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ शेयर, कैलकुलेट द अमाउंट रेज बाय द राइट इशू। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ ऑन 1 जुलाई 2021 द डायरेक्टर हैड मेड अ राइट इशू of one ordinary share for every two ordinary share in issue. The right issue was made at 0.35 per share and was fully subscribed. ठीक है, तो अच्छा ये ऑलरेडी इशू हो चुके हैं ऑन 1 जुलाई ना, क्योंकि ये जो आपको डेटा दिया हुआ है 31 दिसंबर का दिया हुआ है। ये देख रही हैं आप, 31 दिसंबर 2021, जी और ऑन 1 जुलाई 2021 को ये इशू किए। तो ये जो डेटा है ये 31 क्लोजिंग डेटा है। ऑन 1 जुलाई द डायरेक्टर हैड मेड, ये भी बता रहा है कि कर चुके थे राइट इशू ऑफ one ordinary share for every two ordinary share in issue. The right issue was made at, फिर अगेन आ गया was made, यानी काम हो चुका है at 0.35 per share and was fully subscribed. अच्छा, इसकी फेस वैल्यू कितनी है ये यहाँ मेंशन होगी, ये नहीं, ये है फेस वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 480,000 है इसको, अच्छा लास्ट टाइम मैंने आपको फार्मूला बताया था, याद है।
वो जो इशू ऑफ शेयर का, पहले तो आपको पता नहीं चाहिए शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है। ये शेयर कैपिटल का फार्मूला देखिए, सेकेंड होल्ड की बता रहा हूँ। अच्छा, ये फार्मूला समझ में आ गया आपको? अच्छा, इसमें हमने निकालने नंबर ऑफ इशू शेयर। तो शेयर कैपिटल दिया हुआ ये कहाँ गया, 480,000 ये। तो यहाँ पे आ जाएगा 480,000। ठीक है, एक नंबर ऑफ इशूड शेयर, नंबर ऑफ इशूड शेयर निकालने हैं। फेस वैल्यू या मल्टीप्लायर है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और वो है 0.25। तो आपके पास नंबर ऑफ इशूड शेयर आ जाएंगे, नंबर ऑफ इशूड शेयर आ जाएंगे, ये है 1920,000। 19, ये आ रहे 1920,000, ये नंबर ऑफ इशूड शेयर आ गए। इसके अंदर जो नंबर ऑफ राइट शेयर है ना वो इंक्लूड है। ठीक है। अच्छा, वो उन्होंने बोला हुआ है कि वो उन्होंने बोला हुआ है कि हाँ, वन ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी टू, अच्छा, वन ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी टू ऑर्डिनरी शेयर, यानी यानी हाँ, हमने हर एक शेयर के पीछे 2 शेयर इशू किए। इसका मतलब ये टोटल कितने बनने, 3। टोटल कितने बनने? हर एक शेयर के पीछे। हाँ, ये कह रहा है डायरेक्टर हैड मेड अ राइट इशू ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी टू, यानी एक नया शेयर दिया अगेंस्ट 2, पहले से जिसमें 2 पड़े उसको और एक दे दिया, तो टोटल 3 हो गए ना। जी। ठीक है, इसलिए फिर आप यहाँ पे देखें कि हमें फिर ये बेसिकली जो 1920 इसके अंदर वो राइट शेयर इंक्लूड है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ राइट शेयर, हमें चाहिए होंगे नंबर ऑफ राइट शेयर, नंबर ऑफ राइट शेयर। तो इशूड शेयर है 1920, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, तो नंबर ऑफ राइट शेयर आ जाएंगे 640,000। ठीक है, जी। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हमें चाहिए कि बैंक में कितना पैसा है। तो अब नंबर ऑफ राइट शेयर आपके, अब शेयर राइट शेयर कैपिटल लिख देता हूँ। राइट शेयर यानी बैंक का अमाउंट, राइट शेयर कैपिटल यानी डॉलर अमाउंट। तो नंबर ऑफ राइट शेयर, ये जो बैंक में वो है। हाँ, नंबर ऑफ राइट शेयर मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस, मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस। अब नंबर ऑफ राइट शेयर कितने थे, 640,000। ठीक है, और जी। इशू प्राइस है 0.35, 0. तो ये राइट शेयर कैपिटल आ गया 224,000। ठीक है, जी। अब अगर इसकी जर्नल एंट्री बनानी तो ऐसे बनेगी, क्योंकि आपका बैंक इंक्रीज हो रहा है तो मैं बैंक को डेबिट कर दूंगा। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 640,000
इंटू 0.35, तो ये आ जाएगा 224,000। ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो है वो फेस वैल्यू होता है। ऑर्डिनरी शेयर ये ब्रैकेट 640,000 इंटू 0.25। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं। सिक्स फोर्टी थाउजेंड 160,000 आ जाएगा। तो ये क्रेडिट कर देंगे 160,000। ठीक है। शेयर प्रीमियम अकाउंट क्योंकि फेस वैल्यू ऊपर इशू हो रहा है, तो 640,000 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा 64,000। कितना? 64,000। तो 160 में 64 ऐड करेंगे तो यही 224 आ जाएगा। ठीक है। तो हाँ, जो टास्क था वो पार्ट बी का, वो आपने यहाँ पे देख लें कि ये 2 to 4,000 आएगा। ये क्लियर? जी। अब पार्ट सी में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, तो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लें, ये पूरा दिया हुआ है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2020। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये जो भी है, तो सबसे पहले तो हमें ओपनिंग बैलेंस देने होते हैं। ठीक है, क्या देने होते हैं? ओपनिंग बैलेंस। तो अच्छा, अब जो इसमें ना, इस तरह के क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस भी दिए होते हैं, उससे उसकी बेस पे हम ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे। क्योंकि जैसे अब ये जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ये जो 480,000 दिया हुआ है, ये जी। क्लोजिंग है। ये क्या है? क्लोजिंग। ये क्लोजिंग है। तो इसको हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, ये 480,000 जैसे दिया हुआ है, ये क्लोजिंग हमने यहाँ रख दिया। अच्छा, अभी हमने पीछे वर्किंग की थी कि कितने शेयर, राइट शेयर कितने इशू में? 160,000 ना। जी। तो राइट शेयर हमने निकाले थे 160,000। तो हमने वो क्या किया था, 640, तो वो शेयर कैपिटल आ गया 640 में। हाँ, ये 640 था ना, 640 इंटू 1/3 निकाला था, तो ये 160 आ गया। ठीक है। जी। 160,000 का हमने डॉलर 0. $1 फेस वैल्यू ना, कितनी फेस वैल्यू? 0.25। हाँ अच्छा, नहीं, हाँ 160,000, तो इसी पे आ गया ना, ये देखे ना। सॉरी, एक सेकेंड, हमारे राइट शेयर इशू थे ये 6, हाँ शेयर इशू ये थे 640,000। सॉरी, हमारे राइट इशू थे 640,000। तो हमने 640 को मल्टीप्लाई किया था 0.25 से, तो 160,000 आ गया। ठीक है। तो ये 160,000 हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अच्छा, 480 160 माइनस करेंगे, 480 में से 160 माइनस करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस 320,000 जो बराबर हो। समझ आया? जी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अ, हमने उसका भी देख लेते हैं कि कितना दिया हुआ है। शेयर प्रीमियम ये 90,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये 90,000 भी क्लोजिंग फॉर्म में दिया हुआ है। ये 90,000, 64,000 हमने फाइंड कर लिया था ना, कि 640,000 नंबर ऑफ शेयर थे, तो मल्टीप्लाई किया 0.1 से, तो आपके पास 64,000 शेयर प्रीमियम आया। तो वो ये यार, अब 90,000 में से 64 माइनस करेंगे तो 26,000 जो है वो ये आपका ओपनिंग आ जाए। सही। ठीक है। जी। अच्छा, तब उसके बाद रिटेन अर्निंग
रिटेन अर्निंग देखते हैं क्या अमाउंट दिया हुआ है। अच्छा, रिटेन अर्निंग का ये ओपनिंग अमाउंट दिया हुआ है 133,000। तो यहाँ पे आपने ब्रॉट डाउन कर लिया। ठीक है, ये क्लियर है। जी अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो पेपर में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। जी या ये 99,400, 99,400, तो 99,400 ये है। ठीक है। जी अच्छा, फिर डिविडेंड पेड आ रहा है। डिविडेंड पेड यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये रहा 96,000। ये आउट ऑफ रिटेन अर्निंग होता है, तो वो यहाँ पे प्लेस कर, तो इसमें सर क्योंकि जो डिविडेंड पेड जो होता है वो रिटेन अर्निंग में से दिया है। तो आपको याद है ना, कल लास्ट टाइम हमने किया था कि जब आप डिविडेंड पे करेंगी तो रिटेन अर्निंग आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सही है, और जी बैंक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये पेड होता है। ठीक है। जी अच्छा, तो 133 में 99,400 ऐड किया कि माइनस किया, तो आपके पास ये आ। अच्छा, तो ये टोटल है 479,000 टोटल है। ये रो वाइज आपने इस तरह टोटल कर लेना है। ठीक है, ये 7064 है। ये क्लोजिंग अमाउंट ही बैलेंस शीट में चले जाए। ठीक है, जी अब हम बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं। जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो बैलेंस शीट है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31। अभी इसको फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। तो ये बनानी है, फिर उसके बाद ये जरूरी है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें, सिर्फ यानी जो इसका क्लोजिंग अमाउंट है ना वो शो करना है। अब 790,000 नॉन करंट एसेट 790,000। चल, ये दिया हुआ है नॉन करंट एसेट, ये आ रहा है 960,000। ठीक है। तो वो नेटवर्क वैल्यू वाला नहीं आएगा। हाँ, वही आएगा ना, नेटबुक वैल्यू वाला ही आएगा ना, ये देखे ना, ये 790,000। तो हाँ, तो 960 में से 170 माइनस करके फिर आपने लिख दी, ये नेटबुक सही वैल्यू है। ठीक है। ठीक है फिर करंट एसेट, इन्वेंट्री 49, सबसे पहले क्लोज इन्वेंट्री होती है। ठीक है, 49,400, 49,400। तो यहाँ पे देखें क्लोज इन्वेंट्री कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, ये इन्वेंट्री, और नॉर्मली क्लोजिंग होती है तो 49,400। अब ये सारा कॉपी पेस्ट है। ट्रेड एंड अदर रिसीवर 20300, 20300, 20300 का है। ये नजर आ रहा है जी कहाँ पे है, अदर रिसीवर तो 1400 है। हाँ, ये रहा ट्रेड रिसीवर, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ट्रेड रिसीवर 18,900 है, और अदर रिसीवर 1400, इन दोनों को ऐड करके ये 20300 आएगा। यही आएगा ना। हाँ ठीक है। सही है अच्छा, उसके बाद इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये टोटल एसेट आ जाएगा। यानी इसमें हमने फॉलो करना है इक्वेशन, एसेट इक्वल है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद इक्विटी सेक्शन, इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग देंगे ये वाला। अब हमने इक्विटी लिखना है, इक्विटी सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है हमने। सॉरी, ये यहाँ पे ये सब क्लोजिंग वैल्यूज आ रही, ये तीनों सही है। 480,000, 90,000, 136,000। तो वो ये आ गया 480,000, 90,000, ये सारा इक्विटी सेक्शन, इन सबका टोटल शो करना है आपने, तो देखिए 1 मार्क मिले। ये जो आप टोटल देखें ना, यहाँ टोटल 1 मार्क, ये 1 मार्क टोटल का,
इसका टोटल, इनका कोई मार्क नहीं है, ठीक है, ये इनका होना जरूरी है। इसी तरह ये टोटल इक्विटी का 1 मार्क मिलेगा आपको। फिर करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब ये 8% जो डिवेंचर था, जो लोन था, वो करंट लायबिलिटी में क्यों आ गया, ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 8% डिवेंचर, ये जो इसकी डेट यहाँ पे ईयर लिखा होता है ना, इसका मतलब है किस ईयर को आपने पे ऑफ कर देना। तो अभी आपका बिजनेस पीरियड एंड हो रहा है दिसंबर 2021 को, ठीक है। तो नेक्स्ट 6 मंथ में आपने पे करना है, मतलब नेक्स्ट ईयर पे करना है, तो वो लोन जो विद इन 1 ईयर पे करना हो वो करंट लायबिलिटी में आ जाता है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये 120,000 करंट लायबिलिटी में शो किया, अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, ट्रेड एंड अदर पेबल दोनों को ऐड कर लेंगे, ये 28,600 आ रहा है, ये देखेंगे। ट्रेड पेबल तो ये है 25,900, अदर पेबल ये है 27, इन दोनों को ऐड करेंगी तो ये अमाउंट आ जाएगा 28,600। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 4,700, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,700 ये आ रहा है, ठीक है। तो यार इन सबको ऐड किया, उन सबका एक एक मार्क अलग से दिया, टोटल का मार्क्स नहीं, लेकिन फिर भी बार आपने करना है। अब 706,400, 153,300 ऐड करेंगे तो 86,859,7, यानी इसके बराबर हो, ठीक है। जी। अच्छा, उसके बाद अ, उसके बाद ये ए बी सी हो गया, डी हो गया। अब ये थ्योरी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। तो लास्ट टाइम आपको मैंने कराया था ना, रेवेन्यू टाइप्स ऑफ रिजर्व, याद है। एक रेवेन्यू रिजर्व होता है और कैपिटल रिजर्व, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी से होता है, और ये कैपिटल, ये नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी होता है। डिस्क्रिप्शन इसकी देख लेते हैं। रेवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी रिटेन इन द बिजनेस। 1 मार्क इसका, 1 मार्क इसका, ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन दी है। और कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी विच आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। मतलब कैपिटल रिजर्व जो है ये एज ए डिविडेंड यूज नहीं हो सकता, विच आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। अब आगे भी थ्योरी है, क्वेश्चन। अच्छा, अब ये देखें कितने मार्क्स थ्योरी आ रही है, 7 मार्क्स की थ्योरी, तो आप इससे अंदाजा करें। और ये 22 का पेपर था। द डायरेक्टर ऑफ के लिमिटेड विल रिक्वायर एडिशनल फाइनेंस इन 2022 to cover the cost of opening a new branch of business. They are considering two options. Option 1, make a further right issue of shares. Option 2, make an issue of 8% debenture. Advise the director which option they should choose. Justify your answer by discussing both options. इसमें कुछ कैलकुलेशन होगी। अच्छा, ये देखें, राइट इशू का कह रहा है कि, अच्छा ये भी याद रखें कि जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, हाँ, तो इसके लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि राइट इशू से उसका मसला हो। पहली बात तो ये कि परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल डज नॉट हैव टू बी रीपेड, इसका फीचर और इंक्रीज कैपिटल। डिविडेंड पेमेंट आर ऑप्शनल, देना चाहे दे देना देना। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, विल इट बी सक्सेसफुल, राइट इशू मेड इन द प्रीवियस ईयर। अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जितने ज़्यादा शेयर इशू करेंगे मार्केट वैल्यू इतनी डाउन हो जाती है। और राइट इशू जो है ना, वो इतना लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। या तो न्यू इशू आप शेयर करें, अच्छा, या फिर बैंक लोन की तरफ जाए। अब डिबेंचर इशू आ रहा है, टेम्परेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस और मस्ट बी रीपेड, विल इंक्रीज लायबिलिटी, ठीक है। सिक्योरिटी मे बी रिक्वायर्ड, और आपको लोन लेने के लिए सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। इंटरेस्ट चार्जेस विल रिड्यूस प्रॉफिट, और इंटरेस्ट मस्ट बी पेड, आपको प्रॉफिट और लॉस आपको इंटरेस्ट पे करना है। विल नॉट डायलूट ओनरशिप। अच्छा, अब ये यहाँ पे इशू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप राइट इशू की तरफ जाती हैं तो आपकी ओनरशिप पे इम्पैक्ट आएगा। पर अगर न्यू इशू आप शेयर पे जाए तो उस पर ज़्यादा आता है।
डिसीजन 1। अब आपका जो डिसीजन होगा उसका 1 मार्क। ठीक है, जी इस क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। और जो राइट इश्यू ऑफ शेयर वाला मैंने पेपर भी भेजा हुआ है, आपने उसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको और कराया तो आपकी 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, मैं नया पेपर ओपन करता हूँ, आपको फर्दर आइडिया हो जाए। ओके, इस क्वेश्चन को पढ़े जरा, क्विकली गो थ्रू करें। पढ़ लिया आपने? जी ये पढ़ ले जरा। पढ़िए। अच्छा, ये कह रहा है द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड ऑन 1 September 2020 at $58,000.
द रिवैल्यूएशन हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन ऑफ द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ऑन 1 सितंबर 2020 एंड नैरेटिव इज नॉट रिकॉर्डेड। पहले देखेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की पहले वैल्यू क्या थी। ये देखिए पहले इसकी वैल्यू थी यानी 31 अगस्त 2020 को इसकी है 66,000 और अब हो गई है 1 सितंबर यानी वेरी नेक्स्ट डे 58। ये डाउनवर्ड हुई है। क्या हुई है? डाउनवर्ड। हाँ। अच्छा, अब ये रिवैल्यूएशन जब पहले से 6,000 पड़ा है, तो अगर रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो तो ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो तो रिजर्व इंक्रीज होता है, लेकिन अगर डाउनवर्ड हो तो रिजर्व डिक्रीज हो जाता है। अपवर्ड हो तो एक सेकंड। देखिए अगर हम किसी भी एसेट को रीवैल्यू करते हैं और अगर अपवर्ड जाता है, पहले तो उसकी एंट्री समझिए। जी उसमें क्या होता है, एसेट इंक्रीज होता है। फर्स्ट करें हम अपवर्ड जा रहे हैं, तो जो भी फिक्स एसेट है या नॉन करंट एसेट लिख देते हैं, नॉन करंट एसेट फर्स्ट करें 20,000 से ऊपर जाने, तो रीवैल्यूएशन रिजर्व 20,000 से क्रेडिट। ये उस केस में होगा कि क्या कहते हैं कि आपका एसेट रीवैल्यू हुआ अपवर्ड, ऐसे ही। जी इसमें एक और सिनेरियो भी होता है कि जब रीवैल्यू करते हैं किसी एसेट को, फर्स्ट कर बिल्डिंग, जो पहले नॉर्मली लैंड तो रीवैल्यू होता तो कोई मसला नहीं, वो उसकी एंट्री तो यही होगा। लेकिन अगर जैसे बिल्डिंग है वो रीवैल्यू कर रहे हैं, तो फर्स्ट करें बिल्डिंग की कॉस्ट थी 100,000, लेकिन उसका जो डेप्रिसिएशन था वो था 20,000। तो देखा जाए तो नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है, 80,000 आ रही है। जी ठीक है, अब इन्होंने रीवैल्यू किया तो अब बिल्डिंग की वैल्यू 150,000 कितनी हो गई, 150,000। तो जब भी आप एसेट रीवैल्यू करते हैं तो जो डेप्रिसिएशन होता है ना वो कैंसिल हो जाता है। अगर आप देखें तो अब आप नेट बुक वैल्यू, अब आपके एसेट की वैल्यू कितनी हो गई है, 50,000 इंक्रीज हो गया ना। तो जी नॉन करंट एसेट को हम 50,000 से डेबिट कर देंगे, ये वाला डेप्रिसिएशन कैंसिल हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन को भी आप डेबिट कर देंगे 20,000 से, और आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 70,000। ठीक है, अब आपके एसेट की जो नई वैल्यू है वो 150,000, ठीक है, कितनी है 150,000 इस, और इसी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, न्यू वैल्यू ऑफ एसेट पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। ठीक है, जी ओके। अब इस सिनेरियो को देख लेते हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि डाउनवर्ड रीवैल्यू हो रहा है। ठीक है, जी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड। जी इसका मतलब अब आपको लॉस बेयर करना पड़ा। जी ठीक है, तो एक तो जब आप नॉर्मली जब हम अपवर्ड रीवैल्यू करते हैं तो आपका पहले से अगर कोई रिवैल्यू रिजर्व पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पड़ा हुआ है 6,000, है ना, तो इसके अंदर ऐड हो जाए, वो जो 20,000 था इसमें ऐड हो जाए, या 70,000 इसमें ऐड हो जाए। लेकिन अब ये हो रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, हो रहा है, डाउनवर्ड तो डाउनवर्ड हो रहा है। नॉर्मली जो रिजर्व होते हैं क्रेडिट होते हैं, तो पहले तो इसको हम डेबिट कर देंगे, IS डेबिट, सही है, जी क्योंकि ये रिजर्व डाउनवर्ड डिक्रीज हो जाएगा ना। जी क्या बल्कि इसको रिवैल्यू रिजर्व लिख देंगे। तो ओरिजिनल अमाउंट है ना हाँ एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा 6,000। ठीक है, जी अब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डाउनवर्ड हो रही है 8,000, कितने अमाउंट से, 8,000, 8,000 यानी इसको हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपकी 8,000 से क्रेडिट हो रही है ना, जी क्योंकि पहले वैल्यू थी 66,000, अब आ रही है 58,000। 8,000 का डाउनफॉल आ रहा है प्रॉपर्टी के अंदर, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब
अब 8,000 6,000 का डिफरेंस कितना है? 2,000। तो 2,000 आपको लॉस हो, IS डेबिट हो जाए। ठीक है। समझ आई? ठीक। जी। वैसे तो ओवरऑल 8,000 के लॉस हो रहा है, लेकिन हमारे पास रीवैल्यूएशन रिजर्व में 6,000 पड़ा हुआ था। ये वो रिजर्व है जो हमें लास्ट टाइम गेन हुआ था, यानी ठीक है। प्रॉपर्टी को रीवैल्यू करने पे आपको ये गेन आया था। और ये नॉन प्राइस होता है। ये क्या होता है? नॉन प्राइस या नॉन कैश। इसको आप नॉन कैश कहते हैं। ठीक है। जी। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अब ये सारा डेटा दिया हुआ है। अब ये कह रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। Revenue include goods sent to a credit customer on 23 August 2021 on a sale or return basis. The director were uncertain whether any of these goods would be returned. The selling price of the good was 6,400 and they had been sold at a gross margin of 25%. एक तो इसको एडजस्ट करना है, अच्छी खासी है, 9 है। अच्छा, इसके हिसाब से ये सेटल प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर। ओके। फिर कह रहे हैं इन्वेंट्री इन पी लिमिटेड वेयर हाउस एट 31 October वैल्यूड एट कॉस्ट 18,600। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है। डिवेंचर इंटरेस्ट हैड बीन पेड टू 30 जून 2021। इसको देखना होगा। डिलीवरी व्हीकल इंक्रीजेस डिलीवरी व्हीकल लाइसेंस ऑफ 540 had been paid for the year ending 31st December 2021. Wages and salary of $620 were outstanding at 31st August 2021. Or wages and salary are to be charged as follows: 25% admin or distribution cost, 75%. On 31st August 2020, a delivery vehicle was sold for $7,000. The vehicle had been purchased on 1st September 2018 for $13,000. No entries for the sale had been made in the books of account, and the sale proceed had not yet been received. The freehold property is used only as a distribution warehouse. Its remaining useful life at 1st September 2020 was estimated to be 40 years. तो ये बाकी दिया हुआ है। सबसे पहले कह रहा है रेवेन्यू, क्या इनकम स्टेटमेंट बनाना है। सबसे पहले हमें देखते हैं रेवेन्यू में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये रेवेन्यू आ रहा है 210,220। अच्छा, ये एंट्री देख लें, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 6,000, 2,000 और 8,000। अच्छा, रेवेन्यू हमारे पास पहले से कितना पड़ा हुआ है? 216,600। ये है ना, ये पहले का है। और अब कितना शोर है? 210,200। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक एक्टिविटी हो रही है कि हमने गुड्स सेल की थी ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। अच्छा, तो उसकी हम देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, ये रहा। ये कह रहा है रेवेन्यू इंक्लूड गुड्स sent to a credit customer on 23rd August 2021 on a sale or return basis. The director were uncertain whether any of these goods would be returned. The selling price of the goods was 6,400 and they had been sold at a gross margin of 25%. अच्छा, ये इसका ये सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब ये होता है कि सम टाइम होता है कस्टमर हमें फोन करता है, तो कहता है मैं आपसे गुड्स परचेज करना चाहता हूँ, और वो कंफर्म कर देता है कि आप गुड्स मैंने आपसे परचेज कर। इस सिनेरियो में क्या होगा कि गुड्स अभी आ, उसके पास है, जो गुड्स यानी गुड्स सेलर के पास है फिजिकली, लेकिन उसका ऑनर कौन बन गया? परचेजर, लीगली। यानी उसने कंफर्म कर दिया कि मैं परचेज कर रहा हूँ। सम टाइम ये होता है, इसका मतलब सेल हो गई। तो लीगल ऑनर आप नहीं रहे, बीइंग अ सेलर लीगल ऑनर आप नहीं रहे, फिजिकल ऑनर है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? ये सम टाइम, यानी दोबारा सुन ले। सम टाइम जो होता है कि कस्टमर फोन करता है तो कहता है कि मुझे इतने की गुड्स भेज दे, या मैं आपसे इतने गुड्स, इतने अमाउंट 1 लाख की गुड्स आपसे परचेज कर। अब सिनेरियो ये होगा कि अभी गुड्स सेलर के पास है। किसके पास है? सेलर। तो फिजिकल ऑनर कौन हुआ? सेलर।
जी लेकिन लीगल ऑनर कौन हो गया? परचेजर। जी इसका मतलब हमारी तरफ से सेल हो गई, हमारी तरफ से चलिए कस्टमर ने कंफर्म कर दिया। अब गुड्स कहीं भी हो लेकिन लीगल ऑनर परचेजर, सेलर नहीं रहा, ठीक तो है सेलर की इन्वेंट्री में से वो गुड्स माइनस हो जाएगी। अब होता ही है कि स्टोर कीपर को ये बात नहीं पता होती ना, वो तो उसको इंक्लूड करके रखेगा। लेकिन बीइंग अ ऑनर या बीइंग अ मैनेजर आपको पता है कि ये गुड्स अब हमारी नहीं रही, ये सेल हो चुकी, ये क्या हो गई है? सेल हो रही तो आप अपनी सेल की इन्वेंट जो एंट्री है वो पास कर देंगी, यानी सेल क्रेडिट कर देंगी, अकाउंट से वो डेबिट कर देंगी। ऐसे ही है। सेल करे हाँ सेल हो गई ना, गुड्स आपके पास है लेकिन सेल हो चुकी, आपको पता है ना, आपके स्टोर कीपर को नहीं पता। कस्टमर के अकाउंट्स में। हाँ मतलब कस्टमर ने ओके कर दिया कि उसने परचेज कर, ठीक है गुड्स कहीं भी हो लेकिन गुड्स अगर प्रेमिसेस में ही है, अभी मूव आउट नहीं हुई, तो स्टोर जी कीपर तो नहीं अपनी बुक्स में से नहीं निकालेगा ना फिजिकली, वो कहेगा, वो समझेगा गुड्स हमारी है। जी जबकि ऑनर को पता है कि ये गुड्स हमारी नहीं है, ये गुड्स परचेजर की है। ठीक है ठीक है। अब यहाँ दूसरा केस है, यहाँ केस ये है कि गुड्स आपने भेज दिए हैं कस्टमर को। क्या किया आपने? बेच दी आपकी बिल्डिंग से गुड्स निकल गई, परचेजर की पास चली गई, बायर के पास चली गई। अब देखा जाए फिजिकल ऑनर बायर है लेकिन उसने अभी तक परचेज कंफर्म नहीं की। उसने क्या किया, अभी तक परचेज कंफर्म, जब उसने परचेज कंफर्म नहीं की तो अभी तक वो लीगल ऑनर नहीं बना। फिजिकल ऑनर तो बन गया क्योंकि गुड्स उसकी प्रीमिसेस से चली गई है, लेकिन उसने कहा अभी तक कंफर्म नहीं किया कि वो परचेज करेगा या नहीं करेगा। तो ये वो अलग केस। इस केस में जो सेलर है ना वो लीगल ऑनर है, तो सेल पहले यही हुआ ना, क्योंकि जब आपने गुड्स मूव आउट की तो आपने उसको एज ए सेल रिकॉर्ड कर लिया। आपने क्या कर लिया? सेल रिकॉर्ड कर लिया। इसमें मूव आउट नहीं हुआ है। मूव आउट हो गया, गुड्स मूव आउट होगी ना। ठीक है अब देखें मैं आपको बताता हूँ, यानी उसने क्या किया, उसने समझा कि गुड्स जो हैं 6400 की ये हो गई, ये डेबिट कर दिया, सेल क्रेडिट कर दिया। ठीक है। लेकिन बाद में पता लगा यहाँ पे लिखा हुआ है रेवेन्यू इंक्लूड गुड्स sent to a credit customer on 23rd August 2021 on a sale or return basis. The director were uncertain whether any of these goods would be returned. The selling price of the good was 6400 and they had been sold at a gross margin. अब ये जो दिया ना 25%, इसकी बेस पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी क्योंकि हमें हमें अपनी इन्वेंट्री में अपडेट करनी होगी ना। अच्छा अब ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। अब क्या होगा, सेल डेबिट हो जाएगा और अकाउंट फिर क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि सेल नहीं हुई, सेल कैंसिल होगी ना। समझ आइए, ये पॉइंट समझ में आया आपको? जो गुड्स रिटर्न हो गए गुड्स अभी रिटर्न नहीं हुई, सेल परफॉर्म नहीं हुई ना। पहले मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया ना, मैंने इसको एज ए सेल रिकॉर्ड कर दिया। बाद जी में कस्टमर ने बताया कि अभी मैं आपसे परचेज नहीं कर रहा, ठीक है क्योंकि सेल होने का मतलब यही हुआ ना कि हमने समझा सेल हो गई, लेकिन कस्टमर जी ने बिजनेस पीरियड एंड होने तक नहीं बताया कि उसने परचेज किया है कि नहीं किया, ठीक है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है। ये लिखा है रेवेन्यू इंक्लूडेड गुड्स सेंड टू अ क्रेडिट कस्टमर, इसका मतलब गुड्स आपकी प्रेमिसेस से चली गई हैं। ठीक अब है देखा जाए तो फिजिकल ऑनर परचेजर बन चुका है, लेकिन सही है चूक हाँ, लेकिन चूंकि उसने अभी तक अश्योर नहीं किया कि वो परचेज कर रहा है कि नहीं कर रहा बिजनेस पीरियड एंड होने तक, तो हमने फिर यही कहा कि भाई अब सेल तो भी नहीं है तो इसको कैंसिल कर दो, तो हमने ये एंट्री रिवर्स कर दी। और आपने फिर इन्वेंट्री भी अपडेट करनी है क्योंकि 25% उसमें से माइनस करना है। 25% क्या है, प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूड है, ये सेल प्राइस है। ये क्या है, ये सेल प्राइस है। तो इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट प्राइस पे अपडेट होती है, इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट प्राइस पे अपडेट होती है। तो फिर हम 25%, इसके बाद 25% माइनस करके, तो वो भी हम फाइंड आउट करेंगे, क्या कहते हैं, इन्वेंट्री की कॉस्ट प्राइस, उसको भी अपडेट करेंगे। ठीक है। अच्छा इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, यहीं से ना। सही है तो आप तब तक वाला जो पीछे क्वेश्चन कराया मैं आपको वो पेपर भेज देता हूँ, वो कर लें। ठीक है। ठीक है
और दूसरा जो आपने इशू ऑफ शेयर हमने लास्ट टाइम किया था, जी हमने कब क्लास ली थी आपने? संडे को ली थी ना? जी संडे को ली थी, नहीं संडे को नहीं ली थी, सैटरडे को ली थी। सैटरडे। हाँ, तो आपको वीडियो मैंने भेजी हुई है। जी मैं देख लूंगी। हाँ, उसका पेपर भी मैंने भेजा हुआ है आपको। जी उसका, हाँ, ये November 14 का है, के साथ ही वीडियो है। पहले उस वीडियो को देख लें और इस पेपर जी को, इशू ऑफ शेयर वाली जो ट्रांजेक्शन है उसको, और इसको ज़रा परफॉर्म कर लें। और ये वाला पेपर अभी जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया वो भी आपको भेज रहा हूँ। फिर बाद में वीडियो भेज दूंगा तो आप इस पेपर को परफॉर्म कर लीजिए। सही है। ठीक है ना? ये फाइनेंशियल एंड करके ना फिर हमने कॉस्ट की तरफ आना है, कॉस्ट की। ठीक है। बड़े बड़े टॉपिक कवर हो गए, अब छोटे टॉपिक रह गए, वो करके ना फिर कॉस्ट की तरफ आना, टाइम बहुत कम है। एक डेप्रिसिएशन में मुझे वो इशू हो रहा है और कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ, कॉस्टिंग वही करें, कॉस्टिंग का पूरा एक क्वेश्चन आता जी है ना, उसमें 4-5 टॉपिक हैं। जी हाँ, वो अभी वही नेक्स्ट में आपसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके ना फिर मैं डेप्रिसिएशन पे आ जाऊंगा। ठीक और है। BRS भी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये 3 टॉपिक कवर करके फिर मैं कॉस्टिंग पे आ जाऊँ। ठीक है। ठीक है। जी ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो।